नमस्कार। यूरोप की मुख्य भूमि के अंतिम छोर पर बसे एक छोटे से देश पुर्तगाल से एक समुद्री यात्री भारत को खोजने निकलता है। इसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत की तरफ निकला और भारत पहुंचा भी। दुनिया में इसे भारत की खोज के तौर पर दर्शाया गया। हालांकि ये भारत की खोज नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे रास्ते की खोज थी जिस पर भारत तक पहुंचने के लिए आज तक कोई नहीं चला था। ये रास्ता अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत तक पहुंचता था। इसी रास्ते से वास्को डी गामा भारत पहुंचा। जब वो भारत आया, इसके बाद भारत के साथ व्यापार कर वापस जब लिस्बन लौटा तो उसे मालूम चला कि अपनी यात्रा में कुल जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे को निकाल देने के बाद उसे 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद पुर्तगाल में व्यापारियों के बीच, समुद्री यात्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा मच गई कि कौन भारत जाएगा और भारत के साथ व्यापार करेगा। और इसी प्रकार से अब एक के बाद एक अभियान पुर्तगाल की तरफ से भारत के लिए भेजे जाते हैं। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आखिर उस समय पर भारत को लेकर यूरोप में चल क्या रहा था। प्राचीन समय से ही भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था। सिल्क की बात करें, बहुमूल्य पत्थर, मसाले इत्यादि उन वस्तुओं में सम्मिलित थी। भारत को रुपया मिलता था और यूरोप को इन वस्तुओं की उपलब्धता प्राप्त होती थी। 15वीं सदी तक आते आते यूरोप में वैज्ञानिक तकनीकी का विकास हुआ और उनके पास अब नवीन किस्म के हल थे इत्यादि। कृषि के लिए उनके पास वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्ध थी। उन्होंने बड़े स्तर पर कृषि का विस्तार किया, जंगलों का कटान किया और खेतों को बढ़ाया। इससे फसलों में भी उनकी बढ़ोतरी हुई और इसी वजह से पशुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। जब पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई तो मांस का व्यापार बढ़ा और मांस को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मसालों की आवश्यकता थी। अब यूं कहें कि भारत से जो मसाले उन्हें प्राप्त होते थे, उस पर उनकी अब अधिक निर्भरता हो गई थी। 1453 से पहले तक ये सब कुछ इसी प्रकार से चलता रहा, लेकिन 1453 में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद यह सब कुछ बदल जाता है। दरअसल 1453 में उस्मानिया साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया और यह उस्मानिया साम्राज्य अब पूर्वी रोमन साम्राज्य पर हावी हो गया था। दरअसल इस समय पर रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा था, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और दूसरा पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसे अरबी लोग कुस्तुनतुनिया कहते थे और आज आप जिसे इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। इसी इस्तांबुल पर उस्मानिया साम्राज्य ने 1453 में अपना अधिकार स्थापित कर दिया। अब पूर्वी रोमन साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था और उस्मानिया साम्राज्य अब कॉन्स्टेंटिनोपल पर शासन कर रहा था। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से इस पूरे के पूरे हिस्से को, जो कि भूमध्य सागर से लाल सागर तक लगा हुआ था, इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। यूं मानिए कि यूरोपीय दरअसल उनके दुश्मन ही थे और इस वजह से उस्मानिया साम्राज्य और यूरोप के बीच जो दुश्मनी थी वो अब व्यापार में आड़े आ रही थी। यानी कि यूरोप के लोगों को जिस प्रकार से सहूलियत से वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी भारत से व्यापार की, अब वे नहीं हो पा रही थी। उन पर बहुत बड़े स्तर पर कर था, वस्तुएं महंगी यूरोप तक पहुंच रही थी क्योंकि उस्मानिया साम्राज्य ने उन व्यापार की वस्तुओं पर कर लगा दिया था। अब इस वजह से पूरा का पूरा यूरोप के लिए ये बड़ी चुनौती बन गई थी कि वह अपनी वस्तुओं की आपूर्ति जो भारत से होती है उसे सहूलियत से कैसे करे। और इसके लिए अब जिज्ञासा और बढ़ गई कि उन्हें भारत पहुंचना है। ये केवल जिज्ञासा नहीं थी, अब यूरोप की आवश्यकता बन गई थी। अब यूरोप को भारत तक पहुंचने के लिए सीधे रास्ते की तलाश थी और इस रास्ते की तलाश में पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे थे। यूं मानिए कि इनके पास समुद्री यात्रा के लिए सबसे बेहतर आविष्कार थे। बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण शुरू हो गया था। कंपास इत्यादि से समुद्री यात्रा कुछ सरल हो गई थी, सुलभ हो गई थी। हालांकि अभी भी अफ्रीका के दक्षिणी छोर को नहीं खोजा गया था। यह नहीं मालूम था कि अफ्रीका का दक्षिणी छोर क्या है।
यूरोप के लोगों का मानना था कि सबसे पश्चिमी हिस्सा जो दुनिया का है वो कैनेरी आइलैंड है, उससे पश्चिमी हिस्सा और कोई नहीं है। तो सबसे पश्चिमी हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित कैनेरी आइलैंड को माना जाता था। अब यूरोप भारत तक सीधी यात्रा करने के लिए जो अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से होकर जाएगी तैयार था, और इसमें पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे थे। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, जिन्होंने अपने समय पर कई जहाजी अभियान अफ्रीका के दक्षिणी छोर की तलाश के लिए भेजे, उन्होंने यही नहीं किया बल्कि समुद्री यात्रियों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। किंतु उनके जीते जी कोई भी पुर्तगाली समुद्री यात्री अफ्रीका के दक्षिणी छोर को नहीं ढूंढ सका। इनके बाद अल्फांसो पंचम के कार्यकाल में पहली बार कोई पुर्तगाली समुद्री यात्री भूमध्य रेखा को पार करता है, और इसी के साथ अब अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री तट की भूमध्य रेखा तक मानचित्र बन चुका था, और दक्षिणी छोर के तलाश की जो यात्रा थी वो कुछ करीब जा पहुंची थी। जॉन द्वितीय के कार्यकाल में 1489 में पहली बार पुर्तगाल से एक समुद्री यात्री जाकर अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पहुंचता है, और वह इस दक्षिणी छोर का नाम रखता है केप ऑफ स्टॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पर समुद्री तूफान बहुत तेज थे। वो वापस लौट जाता है, यहाँ से भारत की तरफ वो आगे नहीं बढ़ता है। जब वो वापस लौटता है, इसके बाद जेम्स द्वितीय ने इस दक्षिणी छोर का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप कर दिया। हमें स्पेन के विषय में भी जानना चाहिए कि स्पेन इस समय पर समुद्री यात्रा को लेकर क्या कर रहा था, क्योंकि यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन दो ऐसे देश थे जो समुद्री यात्रा में सबसे आगे थे। इस समय पर दरअसल स्पेन में कोलंबस नाम का एक समुद्री यात्री अपने एक अभियान की तैयारी कर रहा था। उसका मानना था धरती गोल है, और अगर हम पश्चिम की दिशा से भी चलकर जाते हैं तो हम भारत पहुंच सकते हैं। इसी विचार को उसने स्पेन के राजा और रानी के सम्मुख रखा। उनका कहना था ये विचार बेहतर है, और उन्होंने कोलंबस को कहा कि तुम अभियान को लेकर निकलो। कोलंबस इस अभियान को लेकर निकल पड़ा और जाकर अमेरिका पहुंच गया। उत्तरी अमेरिका की खोज हुई। हालांकि वो लंबे समय तक सोचता रहा कि ये भारत है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में इसे न्यू वर्ल्ड कहा गया, यानी नई दुनिया, और कोलंबस अमेरिका का खोजकर्ता बन गया। अब पुर्तगाल में मैनुअल प्रथम का शासन था। मैनुअल प्रथम के शासन के दौरान वास्को डी गामा नाम के एक समुद्री यात्री को आदेश दिया जाता है 1497 में कि वह भारत तक अपने अभियान को पूरा करे। वास्को डी गामा को अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए अब यात्रा को भारत तक पूरा करना था। वास्को डी गामा निकल पड़ता है। वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप से आगे निकलकर मोजाम्बिक जा पहुंचता है, और यहाँ वह देखता है कि कई भारत से आए हुए व्यापारी और जहाज वहाँ उपस्थित हैं। वो उनसे सहायता लेता है। अब्दुल मनीक नाम का एक व्यापारी जो भारत से आया था, वह उसकी सहायता करता है, और उसका अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर जा पहुंचता है। जहां वह पहुंचता है उस जगह का नाम था कलिकट, जिसे हम आज कोझिकोड के नाम से जानते हैं, और यहाँ का शासक था सामूरी। इसके बाद पुर्तगाल की भारत में एक लंबी यात्रा शुरू होती है, और यहीं से एक लंबे समय तक भारत से व्यापार कर वे मुनाफा कमाते हैं। भारत में पुर्तगाल की यात्रा कैसी रही, किस तरह से वे अपने आप को लंबे समय तक भारत में स्थिर रख पाए, कॉर्टेज व्यवस्था क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, उन तमाम बातों को हम जानेंगे कि किस तरह से अन्य विदेशी शक्तियां जो भारत पहुंचती हैं, पुर्तगाल उनके साथ टकराता है। उन तमाम बातों को हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। आज यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।